हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया बक्कल कैविटी यानी कि माउथ में मुख गुहा में पाचन को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में पढ़ने वाले आमाशय में पाचन। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेशन स्टमक। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे आमाशय में पाचन, डाइजेशन स्टमक। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मुख गुहा में पाचन। अगर मुख गुहा में पाचन की बात करें तो मुख्य रूप से उसमें किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है, टाइमिंग के द्वारा, सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। वो हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन कैसे होता है वो क्लियर। तो भोजन जो होता है वो हमने देखा कि भोजन मुख गुहा में पाचन हो जाता है और उस भोजन को कहते हैं बॉलस। फिर उस बॉलस को निगलने की क्रिया के फलस्वरूप, स्वेलोइंग, निगलने की क्रिया से एसोफेगस से होते हुए कहाँ तक पहुँचाया जाता है? स्टमक में पहुँचाया जाता है। और एसोफेगस में वो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको हमने क्या बोला था? पेरिस्टाल्सिस बोला था। तो मुख गुहा में जो भोजन है उसमें मुख्यतः किसका पाचन होता है? टाइलिन के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है, जो कि स्टार्च को किसमें तोड़ देता है? माल्टोज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है मुख गुहा में। इसके अलावा किसी का पाचन होता नहीं है। अब उस भोजन की उस फॉर्म को हमने क्या बोला था? उस अवस्था को बोला था बॉलस। और बॉलस जो होता है वो ईसोफेगस से होता है, कहाँ से जाता है? स्टमक में जाता है, क्लियर। तो अब मुख गुहा में जो भोजन था उसको हमने क्या बोला था? बॉलस। तो मुख गुहा में जो भोजन था, अब वो भोजन उसको हमने क्या बोला था? बॉलस। और वो बॉलस कौन सी क्रिया के फलस्वरूप? निगलने की क्रिया के फलस्वरूप। और निगलने की क्रिया में क्या होता है कि एपिग्लोटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है, यूविला इंटरनल नॉस्ट्रल को बंद कर देता है, और ये टीथ, टंग एंड पैलेट वो सब मिलकर किसको बंद कर देते हैं? माउथ को बंद कर देते हैं। तो अब भोजन सीधा कहाँ जाएगा? गलेट से होता हुआ एसोफेगस से जाएगा। तो अब भोजन मुख गुहा में जो बॉलस था वो निगलने की क्रिया के फलस्वरूप एसोफेगस से होता हुआ, एसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा? स्टमक में, आमाशय में आ गया, ठीक है। तो भोजन आमाशय में आने के बाद, भोजन आमाशय में आने के बाद 4 से 5 घंटे भोजन आमाशय में रहता है। कितने घंटे? 4 से 5 घंटे। तो आमाशय की बात करें तो कितने घंटे भोजन रहता है? 4 से 5 घंटे। इतने समय तक आमाशय में भोजन ठहरता है, 4 से 5 भोजन जो है वो ठहरता है। अब आमाशय की बात करें तो इसके अंदर यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार का पाचन होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल। तो जैसे ही भोजन, जैसे ही बॉलस आमाशय में आता है, आमाशय में सबसे पहले कौन एक्टिव होगा? जी सेल एक्टिव होगी। हमने इसके बारे में पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जी सेल्स होती है, जी सेल्स होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो जी सेल एक्टिव होगी। अब जैसे ही जी सेल एक्टिव होती है, ये जी सेल जो होती है वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज। अब जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ, ये गैस्ट्रिन हार्मोन किस पर वर्क करता है? जठर ग्रंथि पर, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी कि ये क्या करेगी? ये जो होती है वो स्टिमुलेट करती है। क्या करती है? स्टिमुलेट। ये स्टिमुलेट करेगी किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? वो रिलीज करेगी गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगी, रिलीज गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए भोजन जैसे आमाशय में आया, सबसे पहले कौन एक्टिव होगा? जी सेल एक्टिव होती है जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है। अब ये हार्मोन जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, यानी कि उसको उद्दीपित करती है। किसके लिए? गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर रस के स्राव के लिए।
ईसोफेगस में क्या होते हैं, पेरिस्टाल्सिस होते हैं। एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस हुआ है, जैसे ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होते हैं, नीचे स्टमक लगा हुआ है और यहाँ पर उसका कौन सा भाग है, कार्डियक भाग होता है जो हमने पढ़ा स्टमक की स्ट्रक्चर में। अब जैसे ही पेरिस्टाल्सिस शुरू हुए, भोजन जो होता है वो एसोफेगस से होता है कहाँ पर, स्टमक में आ जाएगा। जैसे ही भोजन स्टमक में आया, जी सेल एक्टिव होगी जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करती है, उद्दीपित करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, किसके लिए, टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर ग्रंथि को जठर रस के स्राव के लिए प्रेरित करती है। कौन, गैस्ट्रिक हार्मोन। क्लियर। तो भोजन आमाशय में कितने, 4 से 5 घंटे तक रहता है। अब आमाशय में दोनों प्रकार के पाचन होते हैं, कौन से, यांत्रिक व रासायनिक, यांत्रिक व रासायनिक दोनों पाचन यहाँ पर होते हैं। यांत्रिक और रासायनिक, मैकेनिकल एंड केमिकल, दोनों प्रकार के पाचन आमाशय में होते हैं। अगर हम बात करते हैं यांत्रिक पाचन की, तो यांत्रिक पाचन के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान देना, यांत्रिक जो पाचन होता है उसमें आमाशय में जो गतियाँ होती है, मूवमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, उसी को हम बोलते हैं यांत्रिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन से क्या होगा, भोजन को क्या पीसा जाएगा, ग्रेट किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा, समझ लो, भोजन को पीसा जाएगा। तो यहाँ पर यांत्रिक पाचन में क्या है, पीसना, भोजन को जो पीसा जाता है वो किसके द्वारा होता है, यांत्रिक पाचन के द्वारा। और रासायनिक पाचन की बात करें तो रासायनिक पाचन किसके द्वारा होगा, एंजाइम के द्वारा। क्योंकि आमाशय में कौन सी ग्रंथि है, जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि जठर रस का स्राव करती है, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम करवाते हैं यांत्रिक पाचन। क्लियर। अब हम बात करते हैं, सॉरी, रासायनिक पाचन करवाएंगे। अब हम बात करते हैं यांत्रिक पाचन की। तो यांत्रिक पाचन में क्या होता है कि आमाशय में जो गतियाँ होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जिसको हम बोलते हैं मिक्सिंग वेव भी कहते हैं, यानी कि यांत्रिक पाचन किसके द्वारा होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सिंग वेव्स होती है। क्या करती है, मिक्सिंग वेव, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग वेव्स। अगर मिक्सिंग वेव्स क्या करती है, मिक्सिंग वेव जो होती है वो क्या करती है कि जो जठर रस है उसको भोजन के साथ अच्छी तरह से मिलाने का कार्य करती है, यानी कि जठर रस जो है, जठर रस को भोजन के साथ अच्छे से मिलाना, भोजन के साथ मिलाना, ये उसका काम होता है मिक्सिंग वेव का। तो अब क्या होता है कि उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, यानी कि वो मूवमेंट कैसे होते हैं, मूवमेंट जो होते हैं, अब स्टमक जो है उसमें क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। तो मूवमेंट होने से जो भोजन है उसके साथ जो जठर रस उसका अच्छी तरह से क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। समझ पा रहे हो। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यांत्रिक पाचन के अंदर। तो यांत्रिक पाचन में क्या होगा, उसके अंदर मूवमेंट होती है, कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उसकी मसल्स करवाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग वेव भी बोलते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग वेव भी कहते हैं, जो कि जठर रस को भोजन के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप यानी कि मिलाने का कार्य करती है आपको। क्लियर। तो यांत्रिक पाचन की अब बात करते हैं रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन जो किसके द्वारा होगा, एंजाइम के द्वारा होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड रासायनिक पाचन की। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एंजाइम की बात करें जठर रस में पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और इसके बाद कौन सा होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 प्रकार के मुख्य एंजाइम होते हैं जठर रस में। क्लियर। तो एंजाइम जो होते हैं वो इसमें पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों एंजाइम जाइमोजन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसको सक्रिय किया जाता है HCl द्वारा। तो अब बात करते हैं HCl की। तो नेक्स्ट बात, क्योंकि आमाशय की बात करें इसमें HCl होगा ही। अब बात करते हैं HCl रासायनिक पाचन। और रासायनिक पाचन में पढ़ेंगे सबसे पहले HCl। अगर हम HCl की बात करें तो HCl जो होता है वो रिलीज किसके द्वारा होता है, ऑक्सैंटिक सेल के द्वारा। जो जठर ग्रंथि है उसमें किसके द्वारा, ऑक्सैंटिक सेल द्वारा। जो ऑक्सैंटिक सेल्स होती है वो ऑक्सैंटिक सेल किसको रिलीज करती है, HCl को रिलीज करती है, स्रावित।
तो HCl को रिलीज कौन करेगी? ऑक्सेंटिक सेल। अब ये HCl इसके कार्य की बात करें तो इसके कार्य क्या होता है? भोजन के कठोर भागों को गलाना, पहला कार्य। भोजन के कठोर भाग को गलाना, ये इसका पहला कार्य हो गया। अब दूसरे कार्य की बात करें तो इसका जो दूसरा कार्य होता है वो क्या होता है कि आमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करना, एसिडिक नेचर, एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम प्रदान करना। वो उसका कार्य हो गया। तीसरा जो उसका कार्य वो ये होता है कि जो भोजन के साथ हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु आते हैं उनका नाश करना और भोजन को सड़ने से बचाना। हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु का नाश करना और भोजन को सड़ने से बचाना। जो माइक्रोब्स आते हैं फूड के साथ उनका नाश करना और उनका नाश करने के बाद क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाना, ये इसका कार्य हो गया HCl का। इसके बाद HCl का जो नेक्स्ट कार्य होता है वो होता है कि जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करना। ये भी इसका एक कार्य है, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना। निष्क्रिय एंजाइम, और ये जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उसको हम कहते हैं जाइमोजन। क्या बोलते हैं? जाइमोजन। तो जाइमोजन को क्या करता है? ये सक्रिय करता है। जाइमोजन को सक्रिय करना, जो निष्क्रिय एंजाइम है उसको सक्रिय करता है। ये भी इसका वर्क हो गया। तो HCl की बात करें उसको रिलीज कौन करता है? ऑक्सेंटिक सेल। अब स्टमक की जो वॉल है उसको HCl से डैमेज होने के लिए, क्योंकि इसका पीएच बहुत कम होता है 1.5 से 2.5, हाईली एसिडिक होता है, तो स्टमक की वॉल को यानी कि आमाशय की दीवार को इस HCl से सुरक्षा कौन करता है? म्यूकस सेल द्वारा रिलीज। म्यूकस, जो म्यूकस सेल होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सेल होती है? चीफ सेल होती है, ऑक्सेंटिक सेल होती है, म्यूकस सेल होती है, अर्जेंटिनोफिल सेल होती है। उसमें से जो म्यूकस सेल होती है वो म्यूकस को रिलीज करेगी। तो म्यूकस के रिलीज हो जाने से क्या होगा? स्टमक की जो इनर वॉल है उस पर म्यूकस का जमाव हो जाएगा और उससे HCl जो है वो स्टमक की वॉल से, आमाशय की दीवार से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी और उसको डैमेज होने से बचाया जाएगा। क्लियर? तो HCl जो क्या करेगा? भोजन की कठोर भागों को गलाता है। HCl रिलीज किसके द्वारा होता है? ऑक्सेंटिक सेल के द्वारा। और वो क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है आमाशय को। इसके बाद हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश कर भोजन को सड़ने से बचाता है और निष्क्रिय एंजाइम, इसको कहते हैं जाइमोजन, उसको सक्रिय करता है। निष्क्रिय एंजाइम कौन से होते हैं? पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाएगा पैप्सिन में और प्रोरेनिन को कन्वर्ट किया जाएगा रेनिन में। क्लियर यहाँ तक? तब बात करो देखिए HCl। तो HCl क्या करेगा? पैप्सिनोजन को, एंजाइम जो पैप्सिनोजन है वो पैप्सिनोजन, तो ये जो पैप्सिनोजन एंजाइम है उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? HCl के द्वारा पैप्सिन में। क्योंकि पैप्सिनोजन कैसा हार्मोन है? निष्क्रिय हार्मोन होता है, उसको सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कौन सा होता है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एक होता है सिर्फ रेनिन होता है, एक होता है सिर्फ रेनिन होता है। तो रेनिन जो होता है वो रिलीज होता है किडनी से, ये प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो होता है उसको HCl किस में कन्वर्ट कर देता है? रेनिन में। प्रोरेनिन को ही बदल देता है रेनिन में। तो यहाँ पर बात कर रहे थे जाइमोजन। तो जाइमोजन किसको बोलते हैं? निष्क्रिय एंजाइम, यानी कि पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों कौन है? जाइमोजन है, यानी कि निष्क्रिय एंजाइम है। तो उनको HCl किस में कन्वर्ट कर देगा? पैप्सिन और रेनिन में, यानी कि सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं पाचन। तो अगर आमाशय की बात करें तो आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का ही पाचन होता है। मुख्य रूप से आमाशय में किसका? प्रोटीन का, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। तब बात करते हैं प्रोटीन का पाचन। तो देखिए प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? प्रोटीन का पाचन, तो अब जो प्रोटीन, जो आमाशय में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को
भोजन में जो प्रोटीन का जो कंपोनेंट है, जो घटक होता है, उसको पेप्सिन जो होता है, क्योंकि पहले वो पेप्सिनोजन जो होता है वो तो निष्क्रिय फॉर्म में होता है, उसको HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ देता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड और ऑलिगोपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड प्लस ऑलिगोपेप्टाइड, इन दोनों में इसको तोड़ देता है। पॉलीपेप्टाइड प्लस ऑलिगोपेप्टाइड। यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ऑलिगोपेप्टाइड क्या होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या होता है, ये अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन जो होता है वो क्या है, अमीनो अम्ल का बहुलक, पॉलीमर। अब यानी कि प्रोटीन में बहुत सारे क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक बहुलक बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अब बहुलक क्या होता है कि एकलक इकाइयों के बार बार रिपीट होने से, बार बार एकलक इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, बहुलक। तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। बार बार एमिनो एसिड की क्या होगी, अमीनो अम्ल की पुनरावृत्ति होगी। तो अमीनो अम्ल की पुनरावृत्ति से जो संरचना बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुलक, यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटीन किसका बहुलक है, अमीनो अम्ल का बहुलक है, समझ लो। अब यहाँ पर जो प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन होंगे, बहुलक तो क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अमीनो अम्ल के मध्य जो बंध मिलता है, जो अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल के मध्य का बंध, के मध्य का बंध, ये जो बंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। और इस पेप्टाइड बंध को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CONH से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होगा, बहुत सारे, मोर देन 10, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे पेप्टाइड। और ऑलिगोपेप्टाइड का मतलब क्या होगा, 2 से 9, यानी कि यहाँ से मोर देन 10, यहाँ पर 2 से 9। यहाँ पर होंगे 2 से 9 तक। यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होगा, बहुत सारे पेप्टाइड, और ऑलिगोपेप्टाइड का मतलब 2 से 9 पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बात समझ जाइए, पेप्टाइड का तो एक प्रकार का बंध है। कौन सा बंध है वो, CONH जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो किसके बीच में होता है, अमीनो अम्ल के बीच। ये पेप्टाइड जो बंध होता है वो किसके बीच में होता है, अमीनो एसिड जो होता है अमीनो अम्ल के बीच होता है, अमीनो अम्ल के बीच। तो वो जो अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल होंगे, बहुत सारे, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे तो उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इसीलिए क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड प्लस ऑलिगोपेप्टाइड, यानी प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें, 2 सब यूनिट में। एक को तो पॉलीपेप्टाइड में जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, और दूसरी कौन सी, ऑलिगोपेप्टाइड में जिसमें 2 से 9 तक क्या होंगे, पेप्टाइड होंगे। समझ में आ रही बात। और पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है, CONH, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, किसके बीच में होता है, अमीनो अम्ल के बीच में। सपोज पहला अमीनो अम्ल है A फर्स्ट, और CONH। अब यहाँ पर कौन सा होगा, दूसरा अमीनो एसिड, फिर क्या आएगा, CONH, और यहाँ पर तीसरा अमीनो एसिड। तो इस प्रकार अमीनो एसिड के बीच में क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ये पहला अमीनो एसिड, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा अमीनो एसिड, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, उसके बीच में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो इसलिए हमने क्या बोला, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड प्लस ऑलिगोपेप्टाइड में। किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। समझ लो, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे शुरू हुआ, सबसे पहले मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा में सिर्फ और सिर्फ किसका, स्टार्च का पाचन होता है, इसके अलावा किसी का पाचन होता नहीं है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू हुआ है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू हुआ है। तो आमाशय की बात करिए तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हैं अपन, प्रोटीन का पाचन शुरू, प्रोटीन का पाचन शुरू, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान देना कि जो प्रोटीन है उसको किस में तोड़ा गया है, पॉलीपेप्टाइड और ऑलिगोपेप्टाइड है। प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का बना होता है। इट मीन कि यहाँ पर जो प्रोटीन है वो अभी अमीनो एसिड में टूटा नहीं है। और पाचन में क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को उसके सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करना, यानी कि भोजन के जो जटिल भाग है उसको सरलतम भागों में तोड़ना। तो प्रोटीन को किस में तोड़ना है, अमीनो एसिड में, वही पाचन है। तो यहाँ पर आप देखो क्या है, पॉलीपेप्टाइड और ऑलिगोपेप्टाइड, यानी कि अभी तक अमीनो अम्ल में टूटा नहीं है ये, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू हो जाता है, लेकिन एंड की बात करें, यानी कि प्रोटीन का पाचन खत्म यहाँ पर नहीं हुआ है, शुरू तो हो चुका है लेकिन एंड वहां पर नहीं हुआ है। एंड जो होगा वो होगा इंटेस्टाइन में, किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होगा ड्यूोडेनम में, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा। समझो जो पढ़ा था हमने डाइजेस्टिव जूसेस में। तो एंड कहाँ पर होगा, इंटेस्टाइन में, वो भी कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूोडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होता है डाइजेशन प्रोटीन का। शुरू कहाँ पर होगा, आमाशय में शुरू होता है। तब प्रोटीन जो है उसको पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्सिन ने पॉलीपेप्टाइड और ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ दिया। ये था प्रोटीन का पाचन। अब हम बात करते हैं दूसरा, दुग्ध प्रोटीन कैसीन का पाचन। उसका पाचन कैसे होता है वो देखिए, दुग्ध प्रोटीन कैसीन का पाचन। यहाँ पर अगर हम पैप्सिडोजन की बात करें तो पैप्सिडोजन को रिलीज कौन कर रहा है, पैप्सिडोजन जो है उसको रिलीज करने वाला यहाँ पर पैप्सिडोजन जो है, पैप्सिडोजन। और दूसरा कौन सा, यहाँ पर बात करें अपन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला कौन होता है, प्रोरैनिन। तो पैप्सिडोजन, प्रोरैनिन, इसमें डबल एन आएगा, रैनिन में प्रोरैनिन डबल एन होता है। और जो किडनी द्वारा स्त्रावित होता है उसमें एक ही एन होता है, यानी कि वो RENIN है, रैनिन है वो। और ये कौन सा होता है, रैनिन, ये होता है रैनिन, डबल एन होता है, डबल एन है। तो प्रोरैनिन और पैप्सिडोजन ये दोनों जो होते हैं वो किसके द्वारा, चीफ सेल या पेप्टिक सेल द्वारा रिलीज होते हैं। पेप्टिक सेल या फिर कौन रिलीज करते हैं, चीफ सेल। चार प्रकार की सेल थी, चीफ सेल, पेप्टिक सेल, एक ही नाम है दोनों को, ऑक्सेंटिक सेल, म्यूकस सेल और अर्जेंटिनोफिल सेल। जिसमें से कौन सी सेल, अर्जेंटिनोफिल सेल को फिर थ्री पार्ट में बैठ करता है, डी सेल, ई सेल और जी सेल। तो जी सेल ये रहा, इसके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ था। एस सेल को रिलीज कौन कर रही है, ऑक्सेंटिक सेल को। और पैप्सिडोजन, प्रोरैनिन, इन दोनों को, पैप्सिडोजन, प्रोरैनिन, इन दोनों को रिलीज करने वाली कौन है, पेप्टिक सेल या चीफ सेल। वो किसको रिलीज कर रही है, पैप्सिडोजन और प्रोरैनिन। यानी कि इस पैप्सिडोजन को पैप्सिन, यानी कि ये पैप्सिडोजन जिसको HCl में पैप्सिन में कन्वर्ट किया, और ये प्रोरैनिन यानी कि पैप्सिडोजन, प्रोरैनिन, इन दोनों को रिलीज कौन कर रहा है, चीफ सेल। इसके बाद HCl पैप्सिडोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कर रही है और प्रोरैनिन को रैनिन में कन्वर्ट कर रही है। समझ लो। तब दुग्ध प्रोटीन कैसीन का पाचन है। दुग्ध प्रोटीन कौन सा होता है, कैसीन, वो याद रखना। तो कैसीन जो होता है उसको, इसका पाचन कैसे होगा, तो कैसीन जो होता है उसको कौन, रैनिन, इस रैनिन कैसीन को, जो रैनिन जो एंजाइम होता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसीन में। किसमें, पैरा कैसीन में। समझना, कैसीन को रैनिन ने किसमें, पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पैरा कैसीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं कैल्शियम +2 से। तो ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। तो अब इस प्रोटीन का पाचन की तरफ ध्यान देना। एक और चीज, जो प्रोरैनिन होता है वो केवल और केवल प्रोरैनिन की बात करें तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, दुग्ध हार्मोन भी, सॉरी बाल्यावस्था का हार्मोन भी बोलते हैं अपन इसको। यानी कि केवल और केवल दुग्ध प्रोटीन, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं उन्हीं में सक्रिय होता है। बड़ों में जो प्रोटीन होता है दूध का, उसका पाचन काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा होता है।
समझ रहे हो, पैप्सिन कैमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा। लेकिन जो दुग्ध प्रोटीन है कौन सा, केसीन, दुग्ध प्रोटीन कैसिनोजन, कैसीन जो है उसका पाचन किसके द्वारा होगा, रेनिन के द्वारा। तो रेनिन जो बाल्यावस्था का एंजाइम है, यानी कि वयस्क में क्रियाशील नहीं होता है, एडल्ट जो होता है उसमें क्रियाशील नहीं होता है, यानी कि एडल्ट वयस्क जो उसमें प्रोटीन का पाचन कोई और एंजाइम करेगा, कैमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पैप्सिन वो सब करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कैसीन जो होता है, ये जो होता है वो बात ये विलयशील होता है। कैसीन कैसा होता है, घुलनशील यानी कि सॉल्युबल होता है, ये होता है विलयशील। तो उस विलयशील कैसीन को जो रेनिन होता है वो कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसीन में, प्लस उसके साथ कैल्शियम प्लस टू आयन की रिएक्शन कराने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। कैल्शियम पैरा कैसिनेट जो होता है वो अविलय होता है, कैसा होता है, अविलय होता है, ताकि वो आमाशय में पड़ा रहे, आमाशय में वहां पर रहे बहुत अधिक समय तक और उसका पाचन हो जाए। समझ रहे हो, तो इसी को हम कहते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का दही बनना। ये जो पाचन पूरा होता है वो दूध का दही बनने जैसी अवस्था में होता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी केसीन का पैरा कैसिन में बदलना, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का दही में बदलना, जिसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कैसिन का पैरा कैसिन में बदलना, फिर उसमें कैल्शियम प्लस टू की रिएक्शन करवा के कैल्शियम कन्वर्ट किया जाता है इसको। ये कैसा होता है, अविलयशील होता है, यानी कि विलयशील कैल्शियम को अविलयशील कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार किसका पाचन होगा, दुग्ध प्रोटीन रेनिन का पाचन होता है। किसका, दुग्ध प्रोटीन रेनिन का पाचन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन जो होता है, सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है उसको पैप्सिन, नॉर्मल जो प्रोटीन होता है उसको जो पैप्सिन जो होता है वो किसमें, पॉलीपेप्टाइड प्लस ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ देता है। जो पैप्सिन होता है वो पहले किस फॉर्म में होता है, पैप्सिनोजन में, जो कि निष्क्रिय है, उसको HCl सक्रिय पैप्सिन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर यहाँ तक, और फिर उसको प्रोटीन को पैप्सिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड प्लस ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ देता है। और जो दुग्ध प्रोटीन होता है कैसीन, उसको कौन पचाएगा, रेनिन, जो कि पहले कौन सी फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको HCl रेनिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जो रेनिन होता है बाल्यावस्था का एंजाइम है, क्योंकि वयस्क में क्रियाशील नहीं होता है। वयस्क में प्रोटीन का पाचन पैप्सिन, दुग्ध प्रोटीन वयस्क में जो होगा उसका पाचन पैप्सिन, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन करेंगे। समझ लो, और प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कहाँ पर हो रहा है, स्टमक में, एंड कहाँ पर होगा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में एंड होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करें दुग्ध प्रोटीन हो गया, यानी कि पहला कौन सा था, प्रोटीन का पाचन, इसके बाद कौन सा, दुग्ध प्रोटीन। अब बात करेंगे वसा का पाचन, गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा। तो गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा पाचन, तीसरा आंसर कौन सा है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा पाचन। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है उसको रिलीज स्त्राव, इसका जो स्त्राव करती है वो भी कौन सी सेल है, पैक्टिक सेल, पैक्टिक या चीफ सेल, उसके द्वारा इसका स्त्राव किया जाता है। पैक्टिक या चीफ सेल के द्वारा गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्राव किया जाता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा किसका पाचन होता है, वसा का पाचन, फीड का डाइजेशन होता है यहाँ पर। लेकिन खास बात क्या होता है, ये केवल न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल न के बराबर होता है पाचन, न के बराबर पाचन होता है। अब न के बराबर पाचन होता है, उसका रीजन क्या है, न के बराबर पाचन होता है उसका रीजन ये है कि उसका जो पीएच होता है वो बहुत कम होता है। पीएच, आमाशय का पीएच बहुत कम होता है, उस लो पीएच पर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो काम नहीं कर पाता है। इसमें भी पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है, अल्फा माइनस पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो फिर काम करता है फैट को तोड़ने का। यहाँ पर फैट जो होती है, वसा जो होती है, उसके डाइजेशन की बात करें तो वसा जो होती है उसको गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर, बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को जो होता है उसको तोड़ देगा फैटी एसिड, किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा।
कौन तोड़ रहा है? वो गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन बहुत ही कम, न के बराबर। इसके न के बराबर यहाँ पर वसा का पाचन होता है आमाशय में। तो आमाशय की बात करें तो मुख्य रूप से आमाशय में पाचन किसका होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। तो कौन कौन से एंजाइम के द्वारा? तो वो खास बात है, तो पैप्सिन के द्वारा, प्रोरेनिन, रेनिन के द्वारा। पैप्सिन के द्वारा तो जनरल प्रोटीन का पाचन होता है, रेनिन के द्वारा दुग्ध प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये प्रोटीन को किसमें तोड़ रहा है? पॉलीपेप्टाइड का ऑलिगोपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड क्या होते हैं? अमीनो अम्ल के बीच के बंध, अमीनो अम्ल के बीच के बंध, उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड और ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ देगा। ऑलिगोपेप्टाइड में कितने होंगे? 2 से 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, और पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। समझ रहे हो? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH होता है। क्लियर? और HCl जो होता है, जो आमाशय की पीएच को कम करता है, भोजन की कठोरता को गलाता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नाश करके भोजन को सड़ने से बचाता है। और जो निष्क्रिय एंजाइम है पैप्सिन और प्रोरेनिन, उसको सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट करता है। इस HCl को रिलीज कौन कर रही है? ऑक्सैंटिक सेल रिलीज कर रही है। पैप्सिन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, तीनों एंजाइम को रिलीज कौन कर रही है? चीफ सेल या कौन सी? पेप्टिक सेल, और इसको ऑक्सैंटिक सेल HCl को। तीन प्रकार के इसमें कितने? 3 एंजाइम है इसमें, पैप्सिन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन, लेकिन वो न के बराबर करता है, बिल्कुल ही न के बराबर करता है। क्लियर? आता है। उसका रीजन क्या है? उसकी पीएच, आमाशय की पीएच बहुत कम होती है। अब हम बात करते हैं अवशोषण की। अवशोषण देख लेते हैं, आमाशय में अवशोषण किसका होता है? देख लेते हैं अपन अवशोषण। तो आमाशय जो होता है उसमें कुछ पदार्थों का अवशोषण भी होता है। एब्जॉर्प्शन किन किन पदार्थों का होता है वो देखिए। एक तो वाटर का, जल का, इसके बाद जल के बाद आयंस का, कुछ आयंस होते हैं उनका भी अवशोषण होता है, जल और आयन का। इसके बाद कुछ ड्रग्स का भी, कुछ दवाइयों का अवशोषण भी होता है, और साथ में अल्कोहल, इन सब का अवशोषण होता है आमाशय में। किस किस का अवशोषण होगा? और साथ में जल, आयरन, ड्रग्स, अल्कोहल, और साथ में कुछ फैटी एसिड का भी डाइजेशन होगा, सॉरी अवशोषण, फैटी एसिड, इन सब का अवशोषण यहाँ पर होता है आमाशय में। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा आमाशय में पाचन। अब जैसे ही भोजन, ध्यान देना, जैसे ही भोजन मुख गुहा से होता हुआ कहाँ पर आएगा? आमाशय में आया। जैसे ही भोजन आमाशय में आया, सो इसोफेगस में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसको हमने क्या बोला था? पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस हुआ, भोजन कहाँ पर आ गया? आमाशय में आ गया। जैसे ही भोजन आमाशय में आया, जी सेल सक्रिय होगी, तो गैस्ट्रिन हार्मोन निकालेगी, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करेगी? उद्दीपित करेगी। किसके लिए? गैस्ट्रिक जूस निकालने के लिए। जैसे गैस्ट्रिक जूस निकला, उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा? उस गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट पढ़ा है हमने, उसमें आपको पैप्सिन मिलेगा, प्रोरेनिन मिलेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारे एंजाइम मिलते हैं, और साथ में उसमें HCl भी होता है। तो वो HCl जो है उसको कौन रिलीज कर रहा है? ऑक्सैंटिक सेल रिलीज कर रही है। उस HCl को ऑक्सैंटिक सेल रिलीज कर रही है। वो HCl क्या करता है? भोजन के कठोर भाग को गलाता है, और साथ में अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ताकि उस भोजन का पाचन हो सके। और क्या करेगा? वो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। और निष्क्रिय एंजाइम जो है कौन कौन से? जाइमोजन, यानी कि पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन, वो दोनों जाइमोजन निष्क्रिय एंजाइम, उनको सक्रिय करता है। पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोरेनिन को रेनिन में। अगेन यहाँ पे रेनिन में RENN होता है रेनिन में, और एक REN सिंगल एन होता है द्वारा, किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा स्त्रावित जो रेनिन होता है वो रेनिन RENIN है, और स्टमक में जो रेनिन है वो RENNIN है। क्लियर? अब क्या होगा? प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से यहाँ पर होता है। तो प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है? प्रोटीन जो होता है उसको पैप्सिन जो होता है वो किसमें? पॉलीपेप्टाइड और ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ देता है। प्रोटीन क्या होता है? बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है? अमीनो अम्ल के बीच में होता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड प्लस ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ देता है। अब दुग्ध प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन। दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? कौन से द्वारा? रेनिन के द्वारा। पहले प्रोरेनिन था, उसको HCl ने रेनिन में कन्वर्ट किया। अब वो रेनिन जो वो कैसीन को, जो कि विलयशील होता है, घुलनशील होता है, उस कैसीन को किस में?
पैराकैसिन में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसी की रिएक्शन कैल्शियम से हुई तो कैल्शियम पैराकैसिलेट में कन्वर्ट हो गया। और हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वसा का पाचन करता है लेकिन न के बराबर करता है। रीजन क्या होता है कि आमाशय का पीएच बहुत कम होता है, उसी की वजह से वो उसका पाचन नहीं होता वहां पर। इसका पाचन आगे कहाँ पर होगा, फिर ड्यूओडेनम में होगा, पैनक्रेटिक के द्वारा, पैनक्रेटिक एंजाइम के द्वारा, पैनक्रेटिक लाइपेज के द्वारा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर खास बात क्या थी कि जो प्रोटीन का पाचन जो होता है शुरू कहाँ पर होता है, आमाशय में, पर एंड कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर यहाँ तक। तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्यूओडेनम, मुख गुहा में पाचन हो गया और साथ में स्टमक में पाचन हो गया। अब नेक्स्ट अपने को पढ़ना है ड्यूओडेनम में पाचन। क्लियर, थैंक यू सो मच।